हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कवर की हैं सीजन 10 के एपिसोड 8, 9, 10 और 11। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत एक पुराने फ्लैशबैक से होती है। अल्फा और डांटे दोनों ही स्पाइक्स के किनारे पर खड़े हुए थे। अल्फा डांटे का एनकाउंटर में साथ देने से बहुत ज्यादा खुश थी। वो उसे अलेक्जेंड्रिया के लोगों की जासूसी करने के लिए भेज देती है। डांटे अल्फा की बात को मानकर अपने लिए एक स्ट्रेटेजी तय करता है। वो अलेक्जेंड्रियन को जंगल में घूमता हुआ दिखाई देता है। वो अपने आप को एक सर्वाइवल के रूप में अलेक्जेंड्रियन के सामने पेश करता है। अलेक्जेंड्रियन डांटे को लेकर अलेक्जेंड्रिया वापस आ जाते हैं। डांटे अल्फा के लिए पेड़ों के अंदर छिपाकर मैसेज रख दिया करता था और वो ही अलेक्जेंड्रिया में साइलेंस द विस्पर्स लिखा करता था। डांटे ने ही गंदे वाटर के लिवर को ऊपर किया था और उसी ने चैरल को मार दिया था। एपिसोड एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है। डांटे सिद्दीक की बॉडी के पास बैठा हुआ सोच रहा था। डांटे अपनी पॉकेट से नाइफ निकालकर सिद्दीक को रिएनिमेट होने से रोकने वाला था, तभी उसे डोर पर आती हुई नॉक की आवाज सुनाई देती है। डांटे देखता है कि रोशिता कोको को लेकर सिद्दीक से मिलने के लिए आई हुई थी। डांटे रोशिता से सिद्दीक के बारे में झूठ बोल देता है। इधर सिद्दीक रिएनिमेट होना शुरू हो चुका था। डांटे तुरंत ही ये देखकर अपने नाइफ की ओर बढ़ता है। रोशिता तुरंत ही कोको को वहाँ मौजूद बाथटब के अंदर लिटा देती है। डांटे तुरंत ही रोशिता के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। डांटे रोशिता के गले को दबाने लग जाता है। इधर सिद्दीक रोती हुई कोको की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ चुका था। रोशिता तुरंत ही डांटे को एक और हटाकर सिद्दीक को मार डालती है और वो तुरंत डांटे के पास आकर उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। डांटे उस वक्त बेहोश हो जाता है। रोशिता कोको को उठाकर सिद्दीक की ओर देखती है और वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। अगले दिन गामा एरन से मिलने के लिए ब्रिज के ऊपर जाती है। गामा एरन से अपनी बहन के छोड़े गए बेबी के बारे में पूछती है। गामा एरन को बता देती है कि वो बेबी उसका नेफ्यू था। एरन गामा को उसके नेफ्यू के बारे में बता देता है कि उन लोगों ने उसका नाम एडम रखा है और वो हिलटॉप में एक फैमिली के पास सेफ है। एरन गामा को अपना मास्क उतारकर उसे अपने बारे में सब सच्चाई बताने के लिए कहता है। गामा एरन के सामने अपना मास्क उतार देती है और उसे अपना रियल नाम बता देती है। गामा का रियल नाम मैरी था। अलेक्जेंड्रिया में डांटे को डैरिल इंटेरोगेट करता है। वो उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। गैब्रियल के पूछने पर डांटे उसे बताता है कि सिद्दीक उसकी सच्चाई के बारे में सब कुछ जान चुका था और इसीलिए उसने उसे मार डाला था। डांटे वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि वो वहाँ पर किसी को भी मारने के लिए नहीं आया था। वो वहाँ पर कुछ हलचल पैदा करके वहाँ के लोगों को पैनिक करना चाहता था। वो सभी लोग डांटे के बारे में डिसीजन ले ही रहे थे। तभी रोशिता डांटे को एक किक मारकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त एरन वहाँ पर पहुँच जाता है। एरन को वहाँ मौजूद सभी बातों के बारे में पता चलता है। एरन वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि वो एक विस्पर के कांटेक्ट में है और उसने उसे अल्फा के हॉर्ड के बारे में काफी कुछ जानकारी दे दी है। एरन वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि वो विस्पर अपने नेफ्यू एडम को एक बार देखना चाहती थी। डैरिल एरन के कहे अनुसार करने के लिए तैयार हो जाता है। डैरिल एक बार फिर से कैरोल को लीडिया के मिसिंग होने की याद दिलाता है। कैरोल डैरिल के साथ लीडिया को बाहर खोजने जाना चाहती थी। वो दोनों आपस में आर्ग्यू करने लग जाते हैं और कैरोल वहाँ से चली जाती। स्कॉट अपने साथियों के साथ ओशन साइड की ओर जा रहा था। वो रास्ते में बने हुए कुछ प्रिंट्स देखकर अपने पूरे लोगों को वहाँ पर रुकने का इशारा करता है। मिशॉन अपने पूरे ग्रुप को अलर्ट कर देती है और उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। जुडिथ के पूछने पर ल्यूक उसे बताता है कि वो अपने साथ होने वाले पूरे इवेंट्स को एक डायरी में लिखा करता है, जिससे उनके फ्यूचर की जनरेशन को उन लोगों के बारे में जानकारी मिल सके। उन लोगों का पूरा ग्रुप आगे जाने पर ल्यूक के कहने से एक लाइब्रेरी के सामने रुक जाता है। सभी लोग उस लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। जुडिथ को वहाँ पर एक रशियन इंग्लिश डिक्शनरी मिलती है। जुडिथ उस डिक्शनरी को यूजीन के लिए ल्यूक को दे देती है। वो चाहती थी कि यूजीन उस डिक्शनरी को पढ़ के सैटेलाइट पार्ट्स को प्रॉपर यूज कर सके। ल्यूक म्यूजिक सेक्शन की ओर बढ़ जाता है। इधर मिशॉन रेडियो पर मेघना से बात करने लग जाती है। ल्यूक के ऊपर तभी दो वॉकर्स अटैक कर देते हैं। ल्यूक उन दोनों वॉकर्स का सामना करने लग जाता है। तभी एक अनजान आदमी वहाँ पर आकर ल्यूक को उन वॉकर्स से बचा देता है। उन लोगों का पूरा ग्रुप ल्यूक के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर पहुँच जाता है। मिशॉन वहाँ मौजूद सभी लोगों को सिद्दीक की डेथ के बारे में बताती है और उन लोगों को वहाँ से जल्दी चलने के लिए कहती है।
अलेक्जेंड्रिया में सिद्दीक का फ्यूनरल होता है। रोशिता उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देती है। इजेकिल और कैरोल आपस में सिद्दीक के बारे में बात करते हैं। इजेकिल कैरोल के साथ अल्फा के हॉर्ड को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन कैरोल उसे अपने साथ जाने से मना कर देती है। इजेकिल उसे अपने कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे उसके मिशन के लिए गुड लक कहता है। उसी दिन कुछ समय बाद रोशिता को कुछ वॉकर्स दीवार के बाहर आवाज करते हुए दिखाई देते हैं। रोशिता सिद्दीक की डेथ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। वो अपने ब्रास नकल्स को लेकर वॉकर्स को मारने के लिए अलेक्जेंड्रिया के बाहर चली जाती है। एक हेलमेट पहने हुए वॉकर रोशिता के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी यूजीन वहां पर पहुंचकर रोशिता को बचा लेता है। यूजीन रोशिता को सिद्दीक के लिए कंडोलेंसेस देता है और वो उससे गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में गैब्रियल को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में बैठा हुआ डांटे का इंटेरोगेशन सेशन देख रहा था। डांटे ने उस वीडियो में अपने बेटे के बारे में जिक्र किया था। रोशिता उसी वक्त वहां पर पहुंच जाती है। वो गैब्रियल को वॉकर के अपने ऊपर अटैक करने के बारे में बताती है। रोशिता उस वक्त कोको को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करती है। वो गैब्रियल को क्लियर करती है कि वो कोको को अनाथ नहीं होने देना चाहती थी। गैब्रियल उस मोमेंट में रोशिता की बातों को इग्नोर करता है और उसे बताता है कि वो उस वक्त डांटे को लेकर ज्यादा कंसर्न है। रोशिता उस मोमेंट पर गैब्रियल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गैब्रियल को कहती है कि डांटे उन लोगों के बारे में बिल्कुल सही सोचता था, वो लोग बहुत ज्यादा वीक हैं। एरन और ग्रेसी अपने घर में बैठे हुए गेम खेल रहे थे। वो लोग हर स्टेट की कैपिटल्स को गैस कर रहे थे। ग्रेसी इस गेम में एरन से जीत जाती है और उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहती है। एरन उसे अपने एपोकैलिप्स से पहले की कहानी सुनाता है, जिसे ग्रेसी बहुत ध्यान से सुनती है। मिशॉन अपने पूरे ग्रुप के साथ ओशन साइड पहुंच चुकी थी। वो सिंडी और रैशल के साथ वहां आने वाले लोगों के लिए एक नए सिस्टम को ऑपरेट करने की बात करती है। वो आदमी जिसने ल्यूक को बचाया था, उसे ओशन साइड कम्युनिटी के अंदर लाया जाता है। वो आदमी ओशन साइड की कुछ बोट्स को चुराने की कोशिश कर रहा था। वो मिशॉन को एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के पास वापस लौटना चाहता था। मिशॉन अपनी शॉट निकालकर उस आदमी के सामने आ जाती है। तभी वहां पर उन लोगों को बहुत सारे वॉकर्स आते हुए दिखाई देते हैं। सभी लोग उस अनजान आदमी की ओर से ध्यान हटाकर उन वॉकर्स का सामना करने लग जाते हैं। अलेक्जेंड्रिया में गैब्रियल डांटे से सेल के अंदर मिलने के लिए जाता है। वो डांटे से उसके बेटे के बारे में पूछता है। डांटे उसे कहता है कि अब वो बात उसके लिए मैटर नहीं करती है। गैब्रियल डांटे के बहुत करीब पहुंच जाता है। वो उसे बताता है कि वो सिद्दीक को अपने भाई के समान मानता था और वो कोको के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। गैब्रियल को डांटे के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक नाइफ निकालकर उसी वक्त डांटे को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। गैब्रियल डांटे को मारने के बाद बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है। उसके पूरे हाथ खून से रंगे हुए थे। इधर ओशन साइड में वो अनजान आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है। जुडिथ उस आदमी को भागने से रोक लेती है। वो मिशॉन को वहां पर बुला लेती है। अलेक्जेंड्रिया में रोशिता कोको को लेकर एक विंडो के पास खड़ी हुई थी। वो गैब्रियल को सेल से बाहर निकलते हुए देखती है। वो देखती है कि गैब्रियल के दोनों हाथ ब्लड से रंगे हुए थे। अगले सीन में टेरिल को दिखाया जाता है। टेरिल अपनी बाइक को वुड्स के अंदर पार्क करता है। कैरोल और एरन टेरिल को फॉलो करने लग जाते हैं। वो सभी लोग आगे जाकर मेघना, जेरी, कोनी और कैली से मिलते हैं। वो लोग अपने आगे के मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन लोगों का पूरा ग्रुप उसी रात को विस्पर्स के एक बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है। कैरोल के पैर को डैरिल एक बियर ट्रैप में फंसने से बचा लेता है। डैरिल को उस वक्त कैरोल बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है। वो उसे रोककर कंफर्ट कराने की कोशिश करता है। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और आगे बढ़कर बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। अलेक्जेंड्रिया में गैब्रियल डांटे की बॉडी को बर्न कर देता है। रोशिता वहां पर पहुंचकर गैब्रियल के शोल्डर पर अपने हाथ को रख देती है। अगला सीन ओशन साइड का था। जुडिथ उस अनजान आदमी के बैग से एक बुक को निकालकर पढ़ रही थी। वो अनजान आदमी जुडिथ को अपनी बुक को पढ़ने से मना करता है। तभी वहां पर मिशॉन पहुंच जाती है और उससे उसके बारे में क्वेश्चन करने लग जाती है। वो आदमी मिशॉन को क्लियर करता है कि वो सप्लाईज को ढूंढने के लिए निकला था और अब अपने घर वापस जाना चाहता था। मिशॉन उससे ल्यूक को बचाने का कारण पूछती है। वो आदमी मिशॉन को क्लियर करता है कि उसने एक मुसीबत में पड़े हुए आदमी की जान बचाई थी। मिशॉन उस मोमेंट पर रिक और सिद्दीक को याद करके थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो आदमी मिशॉन को बताता है कि वो एक आइलैंड पर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है। मिशॉन कुछ वेपन्स के बदले उस आदमी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उस आदमी को आइलैंड तक छोड़ने के लिए जाने का प्लान बनाती है और इस बारे में जुडिथ को इन्फॉर्म करती है।
मिशॉन उस आइलैंड से मिले वेपन्स को यूज करके अल्फा के पूरे हॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। जुडिथ और मिशॉन जाने से पहले एक दूसरे को हक करते हैं। जंगल में डैरिल और कैरोल अपने पूरे ग्रुप के साथ एक क्लियरिंग तक पहुंच जाते हैं। उन लोगों को वहां पर अल्फा के होर्ड होने की जानकारी मिली थी, लेकिन वो देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से खाली थी। डैरिल इस बात पर एरन को कहता है कि उन लोगों ने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है और अब उन लोगों को लीडिया को खोजने के लिए आगे की ओर जाना चाहिए। वो लोग आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों के पूरे ग्रुप को झाड़ियों में छिपा हुआ कोई वॉच कर रहा था। अगला सीन ओशन साइड का था। मिशॉन उस अनजान आदमी को उसका बैकपैक दे देती है। वो आदमी मिशॉन को अपना नाम वर्जिल बताता है। मिशॉन अपने पूरे ग्रुप को अपने आइलैंड पर जाने के मिशन के बारे में बता देती है। वो उन लोगों को बताती है कि वो रेडियो पर लगातार उन लोगों के कांटेक्ट में रहेगी। मिशॉन वर्जिल के साथ एक बोट को लेकर आइलैंड की ओर रवाना हो जाती है। इधर जंगल में कैरोल अल्फा को क्लियरिंग के दूसरी तरफ देख लेती है और तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर देती है। सभी लोग कैरोल को फॉलो करने लग जाते हैं। बहुत सारे वॉकर्स उस ग्रुप के सामने आ जाते हैं। डैरिल उन वॉकर्स को मारता हुआ अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। उन लोगों का पूरा ग्रुप एक डार्क बिल्डिंग के अंदर घुस चुका था। उन लोगों को उस बिल्डिंग में आगे जाने पर एक गहरी गुफा दिखाई देती है। वो लोग अपने आप को वहाँ पर फंसा हुआ महसूस करते हैं। उन लोगों को अपने चारों तरफ वॉकर्स का हॉर्ड दिखाई देता है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग बहुत बुरी तरह से वहाँ पर फंस चुके थे। एपिसोड की शुरुआत डैरिल और उसके ग्रुप से होती है, जो कि एक केव में चारों ओर से वॉकर्स से घिरे हुए थे। अल्फा वहीं अपने हाथ में टॉर्च लेकर खड़ी हुई थी। वो लगातार डैरिल के ग्रुप की ओर देख रही थी। कैरोल अल्फा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जोरों से चिल्लाने लग जाती है। अल्फा अपने पास मौजूद विस्पर्स को उन लोगों का रास्ता रोकने के लिए कहती है। वो टॉर्च को वहीं पर फेंककर अपना मास्क पहनकर वहां से बाहर निकल जाती है। उन लोगों का पूरा ग्रुप बाहर निकलने के रास्तों को ढूंढने लग जाता है। उन लोगों को कुछ दूरी पर मौजूद कुछ रॉक्स दिखाई देती है। वो सभी लोग उन रॉक्स के ऊपर कूदने लग जाते हैं। उन रॉक्स पर कूदते समय कैली का पैर एक वॉकर पकड़ लेता है। उस वॉकर के आर्म को जेरी काट डालता है और उस आर्म को डैरिल को पकड़ा देता है। उन लोगों का पूरा ग्रुप केव के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। कैरोल क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, डैरिल उसका हालचाल पूछता है। मेघना उस वक्त कैरोल को बहुत कुछ कहने लग जाती है। मेघना के अनुसार वो लोग उस गुफा में कैरोल के कारण ही फंसे थे। डैरिल उन दोनों को आर्ग्यू करने से रोक देता है। अगले सीन में विस्पर कैंप को दिखाया जाता है। अल्फा, बीटा और गामा को बताती है कि उन लोगों के दुश्मन ने उनके बॉर्डर को क्रॉस कर दिया था और वो लोग अब नेशनल पार्क की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ पर उन लोगों का वॉकर्स का पूरा हॉर्ड मौजूद था। अल्फा उसी वक्त गामा को एक मैसेज देकर अलेक्जेंड्रिया में अपने जासूस को देने के लिए रवाना कर देती है। अल्फा को अभी तक डांटे की डेथ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। नेगान उन लोगों की पूरी बातों को दूर बैठा हुआ चुपचाप देख रहा था। इधर गुफा में सर्वाइवर्स बुरी तरह से थक चुके थे। डैरिल उसी वक्त कैरोल के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसके इन तरीकों से बहुत ज्यादा थक चुका था। डैरिल कैरोल को अल्फा से बदला न लेने के लिए सजेस्ट करता है। कैरोल डैरिल को क्लियर करती है कि वो अल्फा को भी उसी के समान सफर करवाना चाहती है। डैरिल कैरोल को एक बार फिर से याद दिलाता है कि वो लोग बदले के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो लोग अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई कर रहे थे। कैरोल उस वक्त डैरिल के सामने क्लियर करती है कि वो अब कोई भी बात डैरिल से नहीं छुपाएगी। मेघना एक मैचस्टिक लेकर आगे की ओर बढ़ जाती है। तभी उसे विस्पर्स चारों ओर से घेर लेते हैं। उन लोगों का पूरा ग्रुप विस्पर्स के साथ लड़ाई करने लग जाता है। विस्पर्स बाहर निकलने के रास्ते से भागने लग जाते हैं। उन लोगों का पूरा ग्रुप डिसाइड करता है कि वो लोग विस्पर्स के रास्ते को फॉलो करेंगे। अगले दिन सुबह नेगान अल्फा के फ्रेश होने के समय उसके पास जाता है। नेगान अल्फा को कहता है कि उसे गामा की वफादारी के ऊपर संदेह है और वो उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। अल्फा नेगान की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे नाइफ लेकर धमकाने लग जाती है। अगले सीन में केव को दिखाया जाता है। सभी लोग पतली सुरंगों का यूज करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कैरोल को एक बार फिर से क्लॉस्ट्रोफोबिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। उन लोगों को रास्ते में बहुत सारे वॉकर्स दिखाई देते हैं। वो लोग अपनी स्पीड बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। जेरी उन सुरंगों के एक होल में फंस जाता है। वॉकर्स जेरी के पैर को पकड़कर अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। जेरी डैरिल के कहने पर अपने आर्मर को उतार देता है
और इसीलिए उस होल से बाहर निकल जाता है। मेघना को थोड़ी दूरी पर एक सनलाइट दिखाई देती है। मेघना उस सनलाइट की ओर मूव करती है और अचानक ये एक होल में गिरने से बच जाती है। डैरिल अपने हाथ में पकड़ी हुई वॉकर की आर्म को आग लगाकर नीचे फेंक देता है। वो लोग देखते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा होल है और उस आग को देखकर वॉकर्स उसके डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। विस्पर्स के कैंप में अल्फा बीटा से गामा के बारे में बात करती है। बीटा अल्फा को बताता है कि उसने गामा को बॉर्डर के पास भेजा था और वो अभी तक लौट कर नहीं आई है। अल्फा बीटा को क्लियर करती है कि गामा ही उन लोगों के बीच में एक गद्दार है। वो बीटा को गामा को कैंप तक लाने के लिए कहती है ताकि वो वहाँ मौजूद सभी विस्पर्स के सामने गामा को एक बहुत बुरी मौत दे सके। इधर केव के अंदर उन लोगों का पूरा ग्रुप एक ओल्ड माइन स्टेशन तक पहुँच चुका था। उन लोगों को वहाँ रखे हुए कुछ डायनामाइट दिखाई देते हैं। जेरी कैली को उन्हें केयरफुली हैंडल करने के लिए कहता है। मेघना उस मोमेंट पर यूमिको के बारे में एरन से अपनी फीलिंग शेयर करती है। अगले सीन में विस्पर्स कैंप को दिखाया जाता है। अल्फा नेगान को अपने साथ घने जंगल के अंदर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर अल्फा नेगान को अपने पूरे कपड़े रिमूव करने के लिए कहती है। नेगान अल्फा के मुंह से ये सब सुनकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। नेगान अल्फा को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो सभी लोगों के लिए एक मॉन्स्टर के समान था। नेगान देखता है कि अल्फा भी उस वक्त पूरी तरह से नेकेड हो चुकी थी। अल्फा नेगान को क्लियर करती है कि उसे गद्दार को पकड़ने के लिए इनाम मिलना चाहिए था। अल्फा नेगान की ओर बढ़ जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे को किस करते हैं। केव में पूरा का पूरा ग्रुप सीलिंग में होल करने की कोशिश कर रहा था। डैरिल को वहाँ पर कैरोल दिखाई नहीं देती। डैरिल को वहाँ मौजूद डायनामाइट में से एक स्टिक कम दिखाई देती है। डैरिल समझ जाता है कि कैरोल उस डायनामाइट स्टिक को लेकर चली गई थी। डैरिल तुरंत ही पीछे कैरोल की खोज करने लग जाता है। वो देखता है कि कैरोल एक वॉल के ऊपर स्टिक को लगाकर वॉकर्स के हॉट को मारने की तैयारी कर चुकी थी। डैरिल कैरोल को डायनामाइट को एक्सप्लोड करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि इस प्रोसेस में वो सभी लोग मारे जा सकते थे। डैरिल कैरोल को अपनी तरफ खींच लेता है। इस प्रोसेस में डायनामाइट ऊपर से नीचे गिर जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है। डायनामाइट के ब्लास्ट के कारण केव कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। जेरी वहाँ मौजूद एक बीम को पकड़ लेता है और सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। कैली और एरन सबसे पहले बाहर निकलकर वहाँ मौजूद विस्पर्स को मारने लग जाते हैं। इधर कोनी डैरिल और कैरोल को ढूंढने के लिए अंदर की ओर जा चुकी थी। मेघना भी कोनी को फॉलो करने लग जाती है। वो दोनों डैरिल और कैरोल को देख लेते हैं और उनकी बाहर निकलने में मदद करते हैं। उन लोगों को तभी बहुत सारे विस्पर्स आकर घेर लेते हैं और वो दोनों विस्पर्स का सामना करने लग जाते हैं। इधर जेरी बहुत देर तक बीम को संभाल नहीं पाता। वो भी किसी तरह से होल से निकलकर बाहर आ जाता है। तभी बाकी बचा हुआ डायनामाइट भी एक्सप्लोड हो जाता है और पूरी की पूरी केव कोलैप्स हो जाती है। कोनी और मेघना वहीं अंदर फंसे हुए रह जाते हैं। डैरिल केव के मलबे को हटाने की कोशिश करने लग जाता है। कैली ये सब देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एरन डैरिल को ऐसा करने से रोक देता है। डैरिल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसी वक्त रोने लग जाता है। कैली डैरिल को वहाँ से चलने के लिए कहती है। कैली डैरिल को कहती है कि ब्लास्ट की आवाज सुनकर बहुत सारे वॉकर्स उस डायरेक्शन में आ सकते थे और वो लोग किसी भी तरह वॉकर्स का सामना नहीं कर सकते थे। कैरोल इस पूरे इंसिडेंट के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है और वो डैरिल से इन सब के लिए माफी मांगने लग जाती है। डैरिल उस मोमेंट पे कैरोल को इग्नोर करता है और अपने पूरे ग्रुप को वापस अलेक्जेंड्रिया लौट जाने के लिए कहता है। डैरिल केव के अंदर जाने का दूसरा रास्ता खोजने के लिए वहीं पर रुक जाता है। एपिसोड की शुरुआत में बीटा को एक जंगल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। बीटा एक आरवी के अंदर घुस जाता है। वहाँ पहले से 2 विस्पर्स मौजूद थे जो कि बीटा का वेट कर रहे थे। वो दोनों विस्पर्स आरवी के अंदर के एक लैच को खोल देते हैं। उस लैच के नीचे एक टनल का रास्ता था जो कि अलेक्जेंड्रिया की ओर जाता था। बीटा उन विस्पर्स से एक लैंटर्न को लेकर उस टनल के अंदर चला जाता है। इधर अलेक्जेंड्रिया में रोशिता एक बहुत ही बुरा सपना देखकर जग जाती है। उसे रेडियो पर एक मैसेज आता है और वो उसे अटेंड करने के लिए चली जाती है। अलेक्जेंड्रिया के गेट के बाहर तब तक गामा पहुंच चुकी थी। गामा को अलेक्जेंड्रिया के गार्ड चारों ओर से घेर लेते हैं। गामा वहां मौजूद सभी लोगों को केव में फंसे हुए लोगों के बारे में बता देती है। वो लोगों को बताती है कि उनके लोगों को उस वक्त उनकी जरूरत थी। गैब्रियल उसी वक्त आकर गामा से बात करता है। वो गामा से कहता है कि उसने एरन को वॉकर्स के हॉट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। गामा गैब्रियल को क्लियर करती है कि वो लोगों की मदद करना चाहती थी और उसे लगता था कि अल्फा ने अपने पूरे हॉट को वहाँ से हटा दिया था। गामा गैब्रियल को बताती है कि उसका नेफ्यू हिलटॉप में इस वक्त मौजूद है और वो उसी
से मिलने के लिए उन लोगों की मदद कर रही थी। गैब्रियल गामा की इन बातों पर यकीन कर लेता है। रोशिता तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती है और वो गामा को जोरों से हिट करती है। गामा उसी वक्त बेहोश हो जाती है। रोशिता गामा को सेल में बंद करने का ऑर्डर देती है। डैरिल जंगल में खड़ा हुआ एक विस्पर को केव के अंदर घुसते हुए देख लेता है। वो केव के अंदर घुसने ही वाला था, तभी वो अल्फा को वॉकर्स के हॉर्ड के साथ केव के बाहर आते हुए देख लेता है। इधर अलेक्जेंड्रिया में मैरी को सेल के अंदर बंद कर दिया था। गैब्रियल और रोशिता उसे डांटे को लेकर इंटेरोगेट करने लग जाते हैं। मैरी उन दोनों को क्लियर करती है कि वो डांटे के एक्शन में उसके साथ नहीं थी। रोशिता और गैब्रियल गामा को उन लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए कहते हैं। गैब्रियल को लग रहा था कि मैरी उन लोगों से कुछ छिपा रही थी। गैब्रियल के बहुत कहने पर मैरी एकदम से रोने लग जाती है। मैरी उन लोगों को बताती है कि उसी ने अल्फा के लिए अपनी बहन को मार दिया था और वो अपने उस एक्शन के लिए गिल्ट महसूस करती है। इधर अल्फा कुछ विस्पर्स के साथ वॉकर्स के पूरे हॉर्ड को रिवर तक लेकर आ चुकी थी। तभी एक विस्पर के पैर में एक चाकू आकर लगता है। वो विस्पर दर्द के कारण जोरों से चिल्लाने लग जाता है। अल्फा वहाँ मौजूद सभी विस्पर्स को चारों ओर फैलकर देखने के लिए कहती है। तभी पीछे से डैरिल आ जाता है और वो वहाँ मौजूद सभी विस्पर्स को एक एक करके मार डालता है। डैरिल और अल्फा एक मोमेंट पर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। अल्फा डैरिल के ऊपर अटैक कर देती है। डैरिल को एक मोमेंट पर अपना विजन ब्लर दिखाई देने लग जाता है। डैरिल उस वक्त बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। वो एक ट्री की ब्रांच को पकड़कर अल्फा के ऊपर अटैक कर देता है। वो लगातार उससे कोरी और मेघना के बारे में पूछ रहा था। उन दोनों की लड़ाई से वहाँ मौजूद वॉकर्स उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अल्फा इस मौके का फायदा उठाती है और वहीं मौजूद एक चाकू से डैरिल के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग लेती है। इधर अलेक्जेंड्रिया में मैरी को कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया जाता है। मैरी एक मैप को देखकर सभी लोगों को केव की एंट्रेंस और एग्जिट के बारे में बता देती है। वो सभी लोगों को बताती है कि अल्फा की ज्यादातर फोर्स उस केव के चारों ओर मौजूद है। मैरी उन लोगों को ये भी बताती है कि अल्फा के तय किए गए बॉर्डर पर कोई भी विस्पर मौजूद नहीं था। रोशिता हालांकि मैरी के ऊपर शक करती है, लेकिन गैब्रियल को मैरी के ऊपर पूरा यकीन था। वो लॉरा और स्कॉट को कहकर दो टीम को डैरिल के ग्रुप की खोज करने के लिए भेज देता है। इधर अल्फा एक गैस स्टेशन पर जाकर छिप गई थी। डैरिल भी वहीं नजदीक ही मौजूद था और अपने पैरों से चाकू को निकालने की कोशिश कर रहा था। अल्फा डैरिल को वर्कशॉप में खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वो डैरिल के न मिलने पर वॉकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी शॉटगन से आवाजें करने लग जाती है। इधर अलेक्जेंड्रिया में रोशिता और गैब्रियल बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। गैब्रियल रोशिता को अलेक्जेंड्रिया में ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन रोशिता उसे मना कर देती है। इधर जुडिथ का सामना मैरी से होता है। जुडिथ मैरी से उसके पास्ट के बारे में सवाल करने लग जाती है। मैरी जुडिथ को अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाती है। तभी मैरी को एहसास होता है कि वो अपने पास्ट की बहुत सारी बातों को भूल चुकी थी। वो अपने ब्रेन वॉश के लिए अल्फा को जिम्मेदार मानने लग जाती है। इधर गैस स्टेशन में कुछ वॉकर्स अंदर घुस चुके थे। डैरिल एक फायर एक्सटिंग्विशर से दो वॉकर्स को मार डालता है। डैरिल को एक वॉकर को मारने के लिए अपने वुंड से नाइफ को निकालना पड़ जाता है। डैरिल के नाइफ निकालने के कारण उस वुंड से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। इधर लॉरा को पता चलता है कि इको पोस्ट की ओर बहुत सारे वॉकर्स बढ़ना शुरू कर चुके थे। लॉरा उस मैसेज को एक बार फिर से चेक करने लग जाती है, लेकिन उसे दूसरी ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। स्कॉट को आश्चर्य होता है कि विस्पर्स वॉकर्स को उनके गेट की ओर क्यों भेज रहे थे। गैब्रियल विस्पर्स को डांटे की किसी भी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाने नहीं देना चाहता था। बहुत सारे लोग पहले ही जंगल में स्काउटिंग के लिए जा चुके थे। गैब्रियल लास्ट मोमेंट पे अपने प्लान को चेंज कर लेता है। गैब्रियल रोशिता और लॉरा को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद कुछ लोगों के साथ रेकॉन मिशन पर आगे बढ़ जाता है। गैब्रियल जाते समय रोशिता को गुड बाय किस करता है। उसी रात को बीटा चैरल की कब्र से बाहर निकलता है। वो अपने हाथ में एक डबल ब्लेड को पकड़े हुए था। वो तुरंत ही कम्युनिटी हॉल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो अपने रास्ते में आने वाले घरों में घुसकर बहुत सारे सर्वाइवर्स को मार चुका था। बीटा आखिर में एक जगह शांति से बैठ जाता है और वो सर्वाइवर्स के रिएनिमेट होने का वेट करने लग जाता है। इधर गैब्रियल अपनी टीम के साथ इको पोस्ट पर पहुंच चुका था। वो इको पोस्ट के सभी लोगों को वहां पर मरे हुए पाता है।
गैब्रियल समझ जाता है कि उसे वॉकर्स के हॉर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। गैब्रियल को महसूस होता है कि अलेक्जेंड्रिया उस वक्त खतरे में थी क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इधर बीटा के मारे हुए सभी अलेक्जेंड्रियंस रिएनिमेट हो चुके थे और वो स्ट्रीट पर वॉक करना शुरू कर चुके थे। रोशिता सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर उन रिएनिमेटेड अलेक्जेंड्रियंस को मारने लग जाती है। बीटा तुरंत ही अलेक्जेंड्रिया के सेल के अंदर पहुंच जाता है। वो मैरी के सामने आ जाता है। मैरी बीटा को कहती है कि अल्फा ने उन लोगों को अलेक्जेंड्रिया के बारे में झूठ कहा था। बीटा मैरी की सभी बातों को इग्नोर करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। बीटा मैरी को एश्योर करता है कि उसकी डेथ बिना किसी दर्द के पूरी शांति से होगी। मैरी चुपचाप बीटा को फॉलो करने लग जाती है। तभी लॉरा पीछे से आकर बीटा के ऊपर अटैक कर देती है। लॉरा मैरी को बाहर जाकर मदद मांगने के लिए कहती है। जुडिथ मैरी को स्ट्रीट पर देख लेती है और वो तुरंत ही उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। बीटा को लॉरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंत ही मार डालता है। बीटा सेल से निकलकर स्ट्रीट के ऊपर आ जाता है और वो रिक के घर के अंदर घुस जाता है। बीटा बच्चों के कमरों के अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन जुडिथ उसे चेस्ट में शूट कर देती है। मैरी जुडिथ और आरजे के साथ वहीं पर मौजूद थी। वो जुडिथ और आरजे को दूसरे कमरे में जाने के लिए कहती है। जुडिथ और आरजे के जाने के बाद मैरी उन लोगों के पीछे जाने लग जाती है। बीटा तुरंत ही मैरी को पैरों से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। रोशिता तभी अचानक वहां पर पहुंच जाती है। बीटा और रोशिता आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। बीटा रोशिता को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कामा तुरंत ही बीटा के सामने आकर उसे धमकाने लग जाती है। गामा बीटा को कहती है कि अगर उसने रोशिता को नहीं छोड़ा तो वो अपने आप को मार डालेगी। गामा जानती थी कि अल्फा के कहे के अनुसार बीटा उसे जिंदा ही वहां से ले जाने के लिए आया था। बीटा मैरी को लेकर जंगल में अल्फा के कैंप की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी उसे चारों ओर से बहुत सारे अलेक्जेंड्रियंस घेर लेते हैं। उन सभी को देखकर बीटा वहां से भाग जाता है। गैब्रियल मैरी के सामने आ जाता है और मैरी उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया था। गैब्रियल को गामा की बातों पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है। अगले सीन में गैस स्टेशन को दिखाया जाता है। डैरिल और अल्फा वहां पर मौजूद थे। दोनों ही बहुत बुरी तरह से घायल थे। अल्फा अचानक ही अपना मास्क उतार देती है और वो डैरिल को लाइटनेस और डार्कनेस के ऊपर एक स्पीच देने लग जाती है। वो डैरिल को बताती है कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के कारण ही वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी थी। डैरिल अल्फा को क्लियर करता है कि वो लीडिया को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और इसी के कारण लीडिया उससे दूर हो गई थी। अल्फा डैरिल की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो डैरिल के पास पहुंचने की कोशिश करने लग जाती है। एक्सेस ब्लीडिंग के कारण अल्फा बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अल्फा की बेहोशी टूटती है और उसे लीडिया अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। अल्फा लीडिया को देखकर यकीन नहीं कर पाती और वो एक लुलाबाई गाने लग जाती है। अल्फा लीडिया को विस्पर्स का अगला लीडर बनने के लिए कहती है और उसे उसी वक्त अपने आप को मार देने के लिए कहती है। लीडिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उस वक्त अल्फा को नहीं मार पाती। लीडिया अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए अल्फा को ब्लेम करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अल्फा सोकर उठती है। वो अपने आप को वहाँ पर अकेला पाती है। उसके एक तरफ बेंच पर लिखा हुआ था, योर वे इज नॉट द ओनली वे, जो कि लीडिया ने उसके नाइफ से लिखा था। अल्फा उन शब्दों को ध्यान से देखती है और पागलों के समान हंसने लग जाती है। स्कॉट अलेक्जेंड्रिया में लौटकर आता है। वो गैब्रियल को चैरिल की ग्रेव के नीचे मौजूद टनल के बारे में बता देता है। इधर एरन भी वापस लौटकर आ जाता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को केव में हुए इंसिडेंट के बारे में बता देता है। इस इवेंट के थोड़ी देर बाद ही रोशिता कोको को गैब्रियल के हवाले करती है और उसे गुड बाय कहकर हिलटॉप पर जाने की तैयारी करने लग जाती है। मैरी भी अपने नेफ्यू को देखना चाहती थी। वो भी रोशिता के ग्रुप में शामिल हो जाती है। मैरी और रोशिता एक दूसरे को देखकर हाथ मिलाते हैं। इधर जंगल में डैरिल की नींद खुलती है। लीडिया उस वक्त डैरिल के पास मौजूद थी। लीडिया डैरिल को अल्फा के साथ हुई अपनी बातों के बारे में बता देती है। इधर अल्फा को कुछ विस्पर्स आकर ज्वाइन कर लेते हैं। अल्फा तुरंत ही उठकर खड़ी हो जाती है। वो सभी विस्पर्स के सामने विस्पर्स के एंथम को गाने लग जाती है। अल्फा उन लोगों के सामने कम्युनिटीज के खिलाफ वार की घोषणा कर देती है। एपिसोड की शुरुआत में बीटा को दिखाया जाता है, जो कि विस्पर्स की मदद से पेड़ों से एक सैप को निकाल रहा था। इधर अल्फा नेगान के हाथ में एक ब्रांच को दे देती है और उसे अपने आप को विप करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद ही विस्पर्स को वॉकर्स के एक हॉर्ड के साथ मार्च करते हुए दिखाया जाता है। अल्फा विस्पर्स के एंथम को बोलती जा रही थी। सभी विस्पर्स अल्फा को फॉलो कर रहे थे। नेगान विस्पर्स का एक नया मास्क पहने हुए था और उन लोगों के साथ मौजूद था। हिलटॉप में यूजीन स्टीफनी के साथ बात कर रहा था।
वो दोनों आपस में एक म्यूजिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। यूजीन वहां पर एक म्यूजिक रिकॉर्ड को खोज रहा था, जबकि स्टीफनी यूजीन से कॉमेट के बारे में बात कर रही थी। यूजीन म्यूजिक रिकॉर्ड के न मिलने से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्टीफनी ये देखकर यूजीन को ही एक गाना गाने के लिए कहती है। यूजीन और स्टेफनी सोवियत यूनियन सैटेलाइट के गिरने के बारे में आपस में बात करते हैं। यूजीन को स्टेफनी की बातों से अंदाजा हो जाता है कि स्टेफनी की लोकेशन उन लोगों की लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। यूजीन ये देखकर स्टेफनी को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है और उसके सामने फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए एक प्रपोजल रखता है। यूजीन स्टेफनी को मिलने का लोकेशन और टाइम सेट करने के लिए कहता है। स्टेफनी अपने लोगों से बात करके यूजीन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वो यूजीन से उन लोगों के बीच की बातों को सीक्रेट रखने के लिए भी कहती है। यूजीन स्टीफनी की इस बात को मान लेता है। हिलटॉप में एल्टन और अर्ल दोनों ही डिफेंस वॉल्स को बनाने का काम कर रहे थे। वो सभी लोग अलेक्जेंड्रियंस को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। अर्ल ने मैरी को पहली बार देखा था। वो उसके बारे में एरन से पूछताछ करने लग जाता है। एरन अर्ल को मैरी के बारे में बता देता है। एरन अर्ल को ये भी बताता है कि मैरी वहाँ पर अपने नेफ्यू से मिलने के लिए आई थी। अर्ल क्योंकि मैरी के नेफ्यू एडम को पाल रहा था। वो एरन की इस बात को सुनकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। एल्डन भी अर्ल को उस वक्त सपोर्ट करता है। इजेकिल कैरोल को डैरिल के पुराने कैंप की ओर जाते हुए देखता है। वो उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन कैरोल उसे अपने साथ आने से मना कर देती है। ल्यूक एक सर्च पार्टी को लेकर कोरी और मेगना को ढूंढने के लिए जाने वाला था। कैली उसे ज्वाइन करना चाहती थी। कैली के घायल होने के कारण ल्यूक उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। यूमिको कैली से मेगना के कहे गए लास्ट वर्ड्स को याद करने के लिए कहती है। कैली ये देखकर यूमिको के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। तभी वो लोग डैरिल और लीडिया को हिलटॉप के अंदर आते हुए देखते हैं। डैरिल और लीडिया उन लोगों को अल्फा के आने के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इधर रोशिता हिलटॉप में पहुंच चुकी थी और वो यूजीन को ढूंढते ढूंढते एटिक तक पहुंच जाती है। रोशिता एटिक में पहुंच जाती है और वो वहां पर स्टीफनी की आवाज को सुन लेती है। स्टीफनी उस वक्त यूजीन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। रोशिता उस अनजान आवाज को सुनकर चौंक जाती है और माइक्रोफोन लेकर स्टीफनी से उसके आइडेंटिटी के बारे में पूछने लग जाती है। यूजीन तभी वहां पर पहुंच जाता है। यूजीन रोशिता के हाथ में माइक्रोफोन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि स्टीफनी अब उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। वो तुरंत ही रोशिता के हाथ से माइक्रोफोन को छीन लेता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इधर जंगल में नेगान अल्फा के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे अलेक्जेंड्रिया और हिलटॉप को डिस्ट्रॉय करने की जगह उन दोनों को अपने अंडर में ले लेना चाहिए। उन दोनों जगह के रेजिडेंट को अपने आगे सरेंडर करने के लिए कहना चाहिए। नेगान अल्फा से कहता है कि इस तरह से उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाएगी। इधर हिलटॉप में यूमिको, फेलिक्स और पैनी को विस्पर्स के ग्रुप को देखते ही इन्फॉर्म करने का ऑर्डर देती है और वो सभी लोगों के साथ मिलकर आगे के लिए प्लानिंग करने लग जाती है। लीडिया वहां मौजूद सभी लोगों को बताती है कि अल्फा के पास बहुत बड़ी संख्या में वॉकर्स मौजूद हैं और उन लोगों को अब हिलटॉप को छोड़कर कहीं दूर निकल जाना चाहिए। अर्ल का मानना था कि वॉकर्स हिलटॉप को छोड़कर अलेक्जेंड्रिया की ओर मूव कर सकते थे, लेकिन लीडिया अल्फा के बारे में सोचकर ही बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। जेरी वहीं रुककर विस्पर्स का और वॉकर्स का सामना करना चाहता था। डियाना लीडिया की बात को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। अर्ल हिलटॉप को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। यूमिको जानती थी कि हिलटॉप में बहुत लोग मौजूद नहीं थे और वो लोग वॉकर्स के सामने संख्या में बहुत कम थे। अर्ल एक बार फिर से यूमिको को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों को वॉकर्स और विस्पर्स का सामना करना चाहिए। एरन उन सभी लोगों को हिलटॉप में मौजूद बच्चों के बारे में याद दिलाता है। डैरिल उन बच्चों को वहां से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। डैरिल वहां मौजूद कई लोगों को अपना सामान पैक करने के लिए और ओशन साइड की ओर मूव करने के लिए कहता है। वहां मौजूद सभी बच्चों को एक वैगन में बिठा दिया जाता है। जुडिथ वहीं रुककर वॉकर्स का सामना करना चाहती थी। उस मोमेंट पे डैरिल जुडिथ को समझाता है। डैरिल तभी कैरोल और इजैकिल को बाहर से आता हुआ देखता है। उन लोगों का पूरा कारवा ओशन साइड की ओर रवाना हो जाता है। आगे जाने पर उन्हें एक रोड ब्लॉकेज दिखाई देता है और उन्हें वहां रुकना पड़ जाता है। उन लोगों को वहीं पर फेलिक्स और पैनी की डेड बॉडीज दिखाई देती है। डैरिल को नेगान की रोड ब्लॉकेज की टैक्टिक याद आ जाती है और वो सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें अब कोई भी रोड आगे जाने के लिए खुली नहीं मिलेगी। उन लोगों का पूरा कारवा लौटकर हिलटॉप आ जाता है। डैरिल वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर की सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। ल्यूक वहां मौजूद सभी लोगों से अलेक्जेंड्रिया से मदद मांगने के लिए कहता है। डियाना का मानना था कि अलेक्जेंड्रिया और ओशन साइड से उन लोगों को मदद समय पर नहीं मिल पाएगी।
और वहां मौजूद सभी लोगों से लड़ाई के लिए तैयारियां करने के लिए कहता है। इजैकेल अपने आर्मर्स को लेकर लड़ने की तैयारियां कर रहा था, तभी कैरोल उसके पास पहुंच जाती है। कैरोल इजैकेल के गर्दन पर मौजूद लम्ब को देख लेती है। इजैकेल कैरोल को अपनी डिसीज के बारे में बता देता है और एडमिट करता है कि वो कैरोल को इसके बारे में बताना चाहते हुए भी नहीं बता पाया था। कैरोल और इजैकेल उस मोमेंट पर एक दूसरे को किस करते हैं। मैरी को अपने सामने एडम दिखाई दे जाता है। मैरी उससे बात करने की कोशिश करने लग जाती है। तभी मैरी के पास एल्डन पहुंच जाता है और उसे एडम से बात करने से रोक देता है। एरन के बहुत बोलने के बाद भी एल्डन एडम को मैरी से मिलाने से मना कर देता है। यूजीन हिलटॉप की फेंसिंग को इलेक्ट्रीफाइंग करने की तैयारियां कर रहा था। रोशिता यूजीन के पास पहुंचकर उसे बताती है कि कोको गैब्रियल के पास है और बिल्कुल सेफ है। रोशिता और यूजीन उस वक्त स्टेफनी के बारे में बात करते हैं। यूजीन को डर था कि अब स्टेफनी उससे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगी। रोशिता यूजीन को स्टेफनी के बारे में कंसर्न होते हुए देख लेती है और उसे स्टेफनी से बात करने के लिए एनकरेज करती है। इधर हिलटॉप में लीडिया हेनरी को याद करके रो रही थी। उसी वक्त वहाँ पर कैरोल पहुँच जाती है। कैरोल लीडिया से पूछती है कि क्या वो उससे नफरत करती है। लीडिया कैरोल को एक्सप्लेन करती है कि कैरोल अपने आप से ही नफरत करती थी और इसीलिए उससे और कोई नफरत नहीं कर सकता था। कैरोल लीडिया के सामने अल्फा को खत्म करने की कसम खाती है। लीडिया कैरोल को बताती है कि उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है और अल्फा को खत्म करके वो अपनी कम्युनिटी को किसी भी तरह से नहीं बचा पाएगी। कैरोल लीडिया को अल्फा के किए गए कामों की याद दिलाती है और उसे बताती है कि अल्फा मार दिए जाने लायक है। लीडिया दूर खड़े हुए लोगों को ऑब्जर्व करती है जो कि उन दोनों को बात करते हुए देख रहे थे। हिलटॉप के बाहर ल्यूक और कैली मौजूद थे। यूमिको उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। यूमिको और कैली मेघना और कोनी को वापस लाने के बारे में बात करते हैं। वो लोग तभी बहुत सारे रेड्स को झाड़ियों में से निकलकर अपनी ओर आते हुए देखते हैं। यूमिको का अंदाजा हो जाता है कि वॉकर्स का हॉर्ड उन लोगों के बहुत नजदीक आ चुका है। वो सभी लोगों को तैयार रहने के लिए कहती है। हिलटॉप में मौजूद सभी लोग अपने अपने वेपन्स लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर यूजीन रेडियो पर स्टीफनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो स्टीफनी के लिए रेडियो पर एक गाना गाने लग जाता है। स्टीफनी यूजीन को गाते हुए देखती है और वो रेडियो पर उससे कनेक्ट हो जाती है। यूजीन उससे कनेक्ट होता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। यूजीन रोशिता के लिए स्टेफनी से माफी मांगता है। यूजीन और स्टीफनी रोशिता के बारे में बात करते हैं और यूजीन स्टीफनी को बता देता है कि रोशिता उसकी बेस्ट फ्रेंड है। स्टीफनी यूजीन को अपनी कम्युनिटी के लोकेशन के बारे में जानकारी दे देती है और वो यूजीन से मीटिंग का टाइम और जगह फिक्स कर लेती है। उसी वक्त रोशिता यूजीन को लड़ाई के लिए बुलाने आ जाती है। यूजीन स्टीफनी से बात करके बहुत ज्यादा खुश था। वो रोशिता को ज्वाइन कर लेता है। डैरिल इजैकेल के पास जाता है और उसकी गर्दन पर लम्ब को देखता है। उस वक्त डैरिल को इजैकेल के कैंसर के बारे में पता चलता है। डैरिल और इजैकेल बहुत अच्छे दोस्त कभी भी नहीं थे, लेकिन डैरिल इजैकेल के कैंसर को देखकर उसके सामने उसके लिए चिंता करता है। वो दोनों मिलकर लड़ाई से पहले हिलटॉप से बच्चों को निकालने के बारे में बात करते हैं। इजैकेल के वहाँ से जाने के बाद डैरिल वहाँ मौजूद जुडिथ को देखता है। जुडिथ डैरिल को बताती है कि वो भी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। जुडिथ उस वक्त डैरिल को उसकी वेस्ट गिफ्ट करती है। जुडिथ ने डैरिल के वेस्ट पर बने हुए विंग को रिपेयर कर दिया था। डैरिल उस वेस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डैरिल जुडिथ को वार्न करता है और उसे जैकिल के साथ बाकी बच्चों को ज्वाइन करने के लिए कहता है। जुडिथ डैरिल की बात मानकर जैकिल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करके गुड बाय कहते हैं। कैरोल उसी वक्त डैरिल के पास आती है और उसे अपने से नफरत न करने के लिए कहती है। डैरिल कैरोल को एश्योर करता है कि वो उससे कभी भी नफरत नहीं कर सकता था। डैरिल एक मॉर्निंग स्टार को लेता है और वहां से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। हिलटॉप के सभी लोग फ्रंट लाइन के पास जमा हो जाते हैं। कैली जमीन पर हाथ रखकर सभी लोगों को बताती है कि वॉकर्स का हॉर्ड उन लोगों के बहुत नजदीक आ चुका था। तभी उन सभी लोगों को वॉकर्स का हॉर्ड झाड़ियों से निकलकर हिलटॉप की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वॉकर्स इलेक्ट्रिक फैंस के पास पहुंच चुके थे और कुछ वॉकर्स उसमें फंस चुके थे। इलेक्ट्रिक फैंस को वॉकर्स का हॉर्ड बहुत जल्दी ही नीचे गिरा देता है और वो सभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तक पहुंच जाते हैं।
एरन अपने ग्रुप को कमांड कर रहा था। वो सभी लोगों को स्प्लिट होने के लिए कहता है। शील्ड विल्डिंग सर्वाइवर कांटे वाले तारों के पास थे, जबकि बाकी सर्वाइवर्स वॉकर्स को मारने लग जाते हैं। पीछे मौजूद आर्चर्स वॉकर के ऊपर तीर चलाने लग जाते हैं। वॉकर्स के ग्रुप के बीच में बीटा अपने साथियों के साथ मौजूद था। वो कुछ तोपों को वहाँ पर सेट कर चुका था। वो उन तोपों की मदद से पेड़ से निकले हुए सैप को हिलटॉप की ओर उछालने लग जाता है। विस्पर्स उसके बाद फायर एरोस को हिलटॉप की ओर चला देते हैं। वो सैप एक फ्यूल के रूप में काम करता है और उसमें आग लग जाती है। पूरा हिलटॉप आग से घिर जाता है। हिलटॉप के रेजिडेंट्स बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। इधर नेगान भी ये सब देखकर चौंक जाता है। नेगान को पहले ऐसा लगता था कि अल्फा हिलटॉप के लोगों से सरेंडर करवाने वाली थी, लेकिन वो समझ जाता है कि अल्फा हिलटॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। हिलटॉप के सभी रेजिडेंट हिलटॉप के अंदर की ओर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इधर विस्पर्स फायर एरोस लगातार चलाते जा रहे थे। हिलटॉप के अंदर अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाती है। कम्युनिटी के सभी लोग बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं।